अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अनदर ड्रामा इन पाकिस्तान क्रिकेट। इट इज़ सो हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। रातों रात जो है वो नोटिस आ जाता है, रातों रात चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, सुबह आमद हो जाती है एक नए सेटअप की। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। साथ ही साथ न्यूजीलैंड जो है वो पहुंच चुकी है कराची। उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे बिकॉज 26 को शुरू होना है द फर्स्ट टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। सो सारी डिस्कशन होगी यहाँ गेम सेट मैच पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस सवेरा सेड, बल्कि जैसा कि कहा जाता है देयर इज नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान। चाहे वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो या पाकिस्तान की क्रिकेट हो, अचानक पूरा सेटअप बदल दिया जाता है। ऐसा लगता है बैक टू द फ्यूचर की टाइम मशीन लेकर हम एक बार फिर से 2014 में कभी पहुंच गए हैं, 2018 में कहीं पहुंच गए हैं। लगता ऐसा है बातें सुन के जैसे मामला बिल्कुल तबाह हुए हुए थे, अब उसके सेवियर्स आ गए हैं। लेकिन बहरहाल जी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जाहिर है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज प्रोग्राम में ऑफ कोर्स मेन मौजू यही रहेगा। लेकिन अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह हम करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। तो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, तो फिर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले ऑब्वियसली यही अपडेट के हुआ क्या, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी कौन चलाएगा, कौन रहेगा, इसी हवाले से डिस्कशन होगी। बिकॉज एकदम से हुई और चुटकियां बजाई और हुई तब्दीली। बिकॉज बहुत अरसे से बात हो रही थी शेर आया, इवेंचुअली शेर आ गया। रमीज राजा को पीसीबी चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया गया। नजम सेठी बोर्ड के नए सरबराह हो गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बोर्ड के मामला चलाने के लिए 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है और काबीना की मंजूरी के बाद कमेटी पीसीबी के मामला चलाएगी। कमेटी की अगर मैं मेंबर्स की बात करती हूँ तो नजम सेठी हु वुड बी हेडिंग इट, साथ ही साथ शकील शेख होंगे, गुलजादा साहब, नुमान भट्ट साहब, हारून रशीद साहब फिर आएंगे इस सेटअप के अंदर। सना मीर मौजूद हैं इसमें, आइज़त सैयद हैं, तनवीर अहमद ये तनवीर अहमद एक्स क्रिकेटर नहीं हैं, ये तनवीर अहमद एक्स प्रेसिडेंट लाड़काना रीजन के हैं। गुल मोहम्मद कक्कर साहब, अयाज भट्ट साहब, शाहिद खान आफरीदी, यस हमारे अपने लाला भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, शफकत राना साहब, मुस्तफ़ा रामदे एंड आरिफ सईद साहब इस कमेटी का हिस्सा हैं। आईपीसी ने पीसीबी के 2014 वाले आइन को बहाल करके 2019 के आइन को मनसूख भी कर दिया है। कमेटी पीसीबी का 2014 का आइन बहाल करने के लिए 120 रोज़ में अपना काम मुकम्मल करेगी। नजम सेठी साहब ने आज दौरा किया कदाफी स्टेडियम का और वहाँ पे वो कहते हैं कि बोर्ड में अब एक नया सेटअप आएगा। बड़ा हदफ डोमेस्टिक क्रिकेट बहाल करना है। 4 साल बाद पीसीबी में वापस आए हूँ, मामलात को ठीक करने के लिए बहुत काम करने हैं। भारत से क्रिकेट के मामलात पर हुकूमत की राय लेना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पेशावर के लिए कोई रेड फ्लैग नहीं, वहाँ जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगी। बिल्कुल जी, और फिर जल्द क्रिकेट बहाल होने की बात हो रही है तो क्रिकेट लगातार क्रिकेट टीम्स जो हैं, बड़ी टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया का दौरा देखा, उसके बाद इंग्लैंड ने टूर किया पाकिस्तान, एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम भी जो है वो सीरीज़ के लिए कराची आ गई है। कराची पहुंचने पर मेहमान टीम को ऑब्वियसली सख्त सिक्योरिटी में होटल ले जाया गया। मकामी होटल में खिलाड़ियों को सिंध की रिवायती अजरक पेश की गई है। मुझे लगता है बहुत सारी अजरकें जो है ना अब हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके पास बिल्कुल जमा हो गई होंगी। टीम को जो है वो आज होटल में आराम करेगी टीम, और मौजूदा दौरे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट और 3 वनडे खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। इन कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जमा होकर कराची में रिपोर्ट करेंगे। जुम्मे को ये लोग कंबाइन हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और रिपोर्ट करेंगे। एंड कल से जो है वो कल न्यूजीलैंड टीम जो है वो ट्रेनिंग करेगी, 1 बजे तक उनकी ट्रेनिंग होगी NBCA में, और परसों से आपको जो है वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों की टीम्स ट्रेनिंग करते हुए दिखेंगी। सो दैट इज़ इट फ्रॉम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। बहुत सारी तब्दीलियाँ, बहुत सारी चेंजेस, और इन सारी चेंजेस के हवाले से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। बिकॉज अब तो इस कमेटी के एक बोर्ड मेंबर हमारे साथ, इस कमेटी के एक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला। लाला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच, मुबारक हो आपको। सवेरा, अस्सलाम वालेकुम अदील।
वालेकुम अस्सलाम। लाला, पहले तो आप हमें ये बताइए कि ऑफिशियली आपने इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है? क्या आपको ऑफ़र करने से पहले आपसे पूछा गया था? अक्सर पाकिस्तान में ऐसा हो जाता है, कमेटीज़ में नॉमिनेट कर दिया तो लोग कहते हैं जी मुझसे तो पूछा ही नहीं था, मैं तो काम ही नहीं करना चाहता, मैं तो ये मसरूफ़ वो मसरूफ़। लाला, आपने एक्सेप्ट कर लिया इस पोजीशन को? आदिल, पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है। मेरी आज भी 2 दफ़ा नजम सेठी साहब से सुबह बात हुई है और उनको मैंने बताया, क्योंकि मेरी अपनी फाउंडेशन के साथ मेरी एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, फिर फैमिली है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और इट्स अ सीरियस जॉब जो पीसीबी की है। तो उनको मैंने बता दिया, उनको मेरी ये भी बात हुई है कि मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ख़ास तौर पे ग्रास रूट लेवल पे जो अंडर 14 या अंडर 16 या अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ग्राउंड पे रह के कभी भी अगर मुझे आप लोगों ने समझा तो डेफिनेटली मैं टाइम दूंगा और उस चीज़ को मैं कंसिडर बिल्कुल करूंगा। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि हमेशा मैं आप लोगों को कहते हुए हूँ कि जो पाकिस्तान से काफ़ी क्रिकेटर्स खेलें, काफ़ी अरसा खेलें, मैं समझता हूँ उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें ग्रास रूट लेवल पे है। तो नेशनल पे हम गलतियां ढूंढने की कोशिश और परफॉर्मेंसेस को अच्छा करने या जीत की कोशिश ऊपर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमें अपने जो नए बच्चे हैं उनको जो है वो नए तर्ज की क्रिकेट सिखानी पड़ेगी, समझानी, उनको मेंटली एंड फिजिकल तौर पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाला, मुझे लगता है आप वाहिद ही ये लिविंग लेजेंड होंगे जो कहते होंगे नेशनल टीम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जूनियर टीम दो या मुझे जूनियर जो है वो क्रिकेटर्स दो जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ। बिकॉज हमारे यहाँ मैंने देखा है कि जूनियर टीम के साथ रेयरली कोई काम करना चाहता है, हर कोई नेशनल टीम का कोच बनना चाहता है या नेशनल टीम के साथ एसोसिएट होना चाहता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट अब मगर नेशनल टीम के ऊपर सजेशन तो ज़रूर आपसे हम चाहेंगे, बिकॉज अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो स्क्वाड का ऐलान हुआ था, सो आज नजम सेठी साहब जब पीसीबी पहुंचे तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि कुछ तब्दीलियां शायद इस स्क्वाड में देखें, बिकॉज बहुत टाइम कम रह गया है। सो जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल से आज में वो तब्दीलियां हमें शायद दिख जाएंगी। आपको क्या लगता है इस स्क्वाड के हवाले से, कौन आपको अनफिट लगता है और कौन लगता है कि इस स्क्वाड में होना चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मैं समझता हूँ कि अभी टीम जब मैंने अनाउंस हुई थी तब देखा था कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स टीम के अंदर हैं, आपके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर्स ही नहीं है टीम के अंदर। एक नसीम शाह, आई डोंट नो कि वो कितना फिट है, क्या वो टेस्ट मैच सरवाइव कर जाएंगे, दोबारा वो शोल्डर वाली इंजरी ना हो जाए। आपके पास एक मोहम्मद वसीम है, वसीम जूनियर, वो है आपके साथ। इसके अलावा तो आपके पास बॉलर्स किस बॉलिंग लाइनअप पे आप जो है वो 20 आउट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जेन्युइन फास्ट बॉलर्स की कमी नजर आई है। जिस तरह सवेरा, अगर आपको याद हो, मैं शुरू से दानी की बात करता हूँ या मैं हसनैन की बात करता हूँ, अगर आपके पास हारिस रऊफ नहीं है, आपके पास शाहीन नहीं है, तो आपको जेन्युइन बॉलर्स भी तो चाहिए ना। इन पिचों के ऊपर अगर फास्ट बॉलर को रिवर्स स्विंग मिलता है तो रिवर्स स्विंग तो वही अच्छा कर सकता है ना जिसके पास स्पेस हो। तो आई मीन के थोड़ा सा मुझे, अगर बैटिंग की बात करूं, हाँ बैटिंग लाइनअप हमारी बहुत स्ट्रांग है। मेरे ख्याल में 7-8 लड़के मैं समझता हूँ कि हमारे पास इस वक्त टीम में जेन्युइन बैट्समैन है। तो आई मीन के हमें तो बॉलिंग का एरिया की जहां पे हमें उनके 20 खिलाड़ियों को आउट करना है वो तो बॉलर्स ही आउट करेंगे। लाला, रमीज राजा, ज़ाहिर है एक जो टिपिकल हमारे यहाँ एक तरीका होता है वो ये कि जाने वाले के बारे में हमेशा कहा जाता है कि जी तमाम तर तबाहियों का जिम्मेदार ये आदमी था, अब मैं आ गया हूँ, सुपरमैन, चीज़ें ठीक कर दूंगा। मैं सुबह सेठी साहब को भी सुन रहा था, कुछ सुनते हुए ऐसी अंदाज़ा हुआ कि जी 4 साल में ये डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसी हो गई वैसी हो गई। लाला, आपका क्या टेक है? डोमेस्टिक क्रिकेट बहाल करने की बात की जा रही है, डिपार्टमेंट, उनका कहना बेसिकली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जी डिपार्टमेंट और रीजनल टीमें आपस में कोई खेल रही होती थी, कोई लॉयल्टी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। जहाँ तमाम तर खैर खराबियाँ अपनी जगह हम दस्तियों गिनवा सकते हैं, लेकिन इस डोमेस्टिक सेटअप का फ़ायदा ये हुआ था कि एक छोटी मोटी लॉयल्टी ज़रूर डेवलप हुई थी। सेंट्रल पंजाब और सिंध खेल रहे होते थे, वो कराची वर्सेस लाहौर मैच बन जाया करता था। लाला, इस सेटअप के हवाले से आप क्या समझते हैं कि अगर वाकई वही दोबारा से एक बार इदारे अपने सेटअप्स कर देते हैं स्पोर्ट्स के, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत मुश्किल काम है, प्राइवेट इदारे तो ख़ास तौर से अब ये नहीं करेंगे, उनके लिए एक एक्सपेंस था, लेकिन आपको लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए ये स्टेप फॉरवर्ड है या स्टेप बैकवर्ड है?
अदील, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, आप किसी भी सिस्टम को जब चेंज करते हैं ना, पहले तो हम ये बात अपने प्रोग्रामों में करते हैं कि सिस्टम को टाइम देना चाहिए, चाहे जो भी सिस्टम बने आपका, उसको टाइम देना चाहिए। देखिए, सिस्टम जब आप चेंज करते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वक्त। वो वक्त बहुत ज़ाया होता है, वक्त बहुत लगता है, और साथ में पैसा, वो भी उसके ऊपर। पूरा सिस्टम आप चेंज कर रहे होते हो तो जाहिर बात है आपने टाइम दिया हुआ होता है, पैसा लगाया हुआ होता है, फिर आप नई चीज कर रहे हो तो फिर वही वक्त और वही पैसा, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मेरी जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो सर्कल के लोग हैं, कोई भी आप इवन के पाकिस्तान टीम के एक्स क्रिकेटर्स को देख लें, इंजी भाई देख लें या मिसबा देख लें, यूनुस खान देख लें, सब अगर जिससे भी आप पूछेंगे, अरशद खान हो गए, जिससे भी आप पूछेंगे, वो सब कहते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट सबसे बेस्ट है, तो सबसे अच्छी थी डिपार्टमेंट क्रिकेट। क्योंकि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट जो है ना, ऐसे किसी लड़के को उठा के नहीं ले लेते थे। उन्हें सबसे पहले प्लेयर्स को सिक्योर करते थे, उनकी सैलरीज होती थी, ठीक है, सारा साल चलती थी, तो प्लेयर्स को इस चीज की फिक्र नहीं होती थी। डिपार्टमेंट जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखता था प्लेयरों का, अच्छी क्रिकेट खेलते थे। अब मेरे ख्याल में क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज्यादा हो गए, अगर पहले 6 या 8 डिपार्टमेंट थे, अब डिपार्टमेंट को बढ़ा के 10-12 कर सकते हैं, तो प्लेयर्स को मौका बहुत ज्यादा मिलता और सिक्योर मौका मिलता। तो जितनों से भी बात, सिर्फ मेरी बात नहीं है, क्योंकि हमने भी डिपार्टमेंट क्रिकेट, सारी जिंदगी डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली है हमने, तो डिपार्टमेंट का जो सेटअप था वो ज्यादातर लोग उसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, और डिपार्टमेंट की बात करें तो चेक एंड बैलेंस ज्यादा होता था इन कंपैरिजन टू रीजनल कोच ने किसी से शायद मुठभेड़ हुई, लड़ाई हुई, तो नहीं जी वो प्लेयर गायब हो गया रीजन की टीम से, बट डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो अकाउंटेबिलिटी मांगती थी कि आपका प्लेयर कितना परफॉर्म कर रहा है और वेदर वो अब इस काबिल है कि उसको टीम में रखा जाए या ना रखा जाए। तो यस, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी लेवल बहुत ज्यादा था। बट एक चीज है ना उसमें, देखिए, जो बात हम करते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर्स को आगे आना पड़ेगा, हकीकत में प्राइवेट सेक्टर्स का रोल पाकिस्तान की किसी भी फील्ड के अंदर वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल, बट लाला एक चीज जो आपने कही, मैं उसको आगे लेकर चलती हूँ कि ऑब्वियसली टाइम भी इन्वेस्ट होता है, पैसे भी लगते हैं, बार बार सेटअप चेंज होता है। नजम सेठी साहब ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर तो पाकिस्तान का गवर्नमेंटल सेटअप चेंज होता है तो मैं फौरन चला जाऊंगा रिजाइन कर कर, विच मीन्स कि अब फिर डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट कर दिया जाए, फिर वो एक नया सेटअप आए, फिर वो कहे नहीं जी डिपार्टमेंट्स डीएक्टिवेटेड। तो ये तो हमारे साथ कहानी फिर चलती रहेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप सवेरा बात वही घूम फिर के आ जाती है कि हमारा मसला ये है कि हमारा शख्सियत के ऊपर जो है ना वो सारा इन्हिसार होता है। हम सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते, सिस्टम बनाते हैं, बने हुए होते हैं, लोग आते रहे जाते रहे। आपका सिस्टम नहीं हिलना चाहिए, आपका एक इदारा नहीं हिलना चाहिए, लोग आते रहे जाते रहे, अपनी बारियां लेते रहे। बिल्कुल जी, प्लीज सिस्टम जो है वो, लाला एक ब्रेक पर हमने जाना है, सो है वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, ऑटो पायलट पे वो सिस्टम लगा रहे, लोग आए लोग जाएं, शक्लें बदलें, मगर जो सिस्टम है उसको वहीं स्टेबल रहना चाहिए। शाहिद खान आफरीदी का कहना है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्सेशन विद शाहिद खान आफरीदी। डिस्कशन हमारी हो रही है जो सारी म्यूजिकल चेयर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही है उस हवाले से। चेंज हो गया सेटअप अचानक, कल जो है वो एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें एक मेंबर, एक कमेटी पूरी बना दी जाती है, उसमें मेंबर्स हैं उसके हवाले से, और शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला जो है उस कमेटी का हिस्सा है। बट लाला, सारे मुझे मेंबर्स जो हैं वो वहाँ लाहौर में पहुंचे हुए दिख रहे थे, आप क्यों नहीं गए वहाँ? आपको बुलाया नहीं, आप गए नहीं, या आप MSL में बिजी हैं, क्यों? जिस तरह मैंने कहा था कि नजम सेठी साहब से सुबह मेरी 2 दफा बात हो चुकी है और उन्होंने कहा था आने का, एंड देन फिर अभी दोबारा बात हुई, कल दोबारा मेरे ख्याल में बोर्ड की मीटिंग है, तो उनसे मैंने यही कहा था कि मैं तो अभी MSL में बिजी हूँ जिसकी वजह से नहीं आ पाऊंगा, लेकिन नजम सेठी साहब से मुलाकात करूंगा, जो भी चीजें हैं उनके साथ डिस्कस करूंगा, उनका अपना क्या प्लान है, एंड देन इंशाल्लाह जो भी होगा वो आई विल शेयर। लाला, मेरे ख्याल से आई थिंक ज़ाहिर आपका एक सर्टन रोल होगा इन चीज़ों के हवाले से, और ये ज़ाहिर ये गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। आपके साथ होने का फ़ायदा ये है कि हमें ज़रा थोड़ी सी अंदाज़ा भी होगा कि किस डायरेक्शन में ये चीज़ें जा रही हैं। लेकिन लाला, फाइनली जो एक सवाल पूछेंगे, बिकॉज ज़ाहिर इस डिस्कशन में हमें आगे भी लेके बढ़ना होगा, शाहिद आफरीदी फैक्टर इस क्रिकेट कमेटी में
क्या एक्सपेक्ट करें? क्या फोकस जूनियर लीग पे ही होगा? बिकॉज देखिए जो पाकिस्तान जूनियर लीग थी वो तो ऐसा लग रहा है कि अब शायद कंटिन्यू ना हो पाए, बिकॉज वो रमीज़ राजा का एक पेट प्रोजेक्ट था। तो शाहिद आफरीदी का अपना इम्पैक्ट क्या होने वाला है इस कमेटी में? देखिए, मैं लेट्स सी अदील, अभी मैं बोर्ड मीटिंग में बैठता भी हूँ, नहीं बैठता, क्या होता है क्या नहीं होता, ये थोड़ा सा जल्दी है। मैं चाह रहा हूँ कि नजम सेठी साहब से पहले मुलाकात हो जाए, वो ज्यादा जरूरी है, ताकि वहां पे फेस टू फेस चीजों को देखा जाए, समझा जाए और किया जाए। मैंने जिस तरह शुरू में कहा था कि मेरी कुछ चीजें हैं, क्योंकि मेरी फाउंडेशन थोड़ा सा टाइम निकालना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी क्या करता हूँ, लेकिन मेरे लिए जो मेन फोकस जो आपसे सवेरा से जिस पर हम हमेशा एग्री करते हैं, हमेशा हर प्रोग्राम में तकरीबन बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जो मेरा कंसर्न है वो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट है। मुझे ऊपर की परवाह नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है, किस तरह हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं। इसकी जो भी वजूहात हैं वो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना होता ये है कि मेरी जितने भी लोगों से, क्योंकि क्रिकेट से हमारा इश्क है, हमारा सब कुछ है, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, होता ये है कि आप नीचे के जो लोग हैं जिन्हें जिम्मेदारियां दी हैं, जब वो नाम देते हैं किसी भी बच्चों के अंडर 16 या अंडर 19 के लेवल के बच्चों के नाम जाते हैं, 100 बच्चे हो गए, 60 बच्चे हो गए, जब वो नाम जाते हैं तो आगे जाके वो नाम पीसीबी में चेंज हो जाते हैं जी। तो 12, 14, 15 नाम ऐसे आ जाते हैं कि जिनकी परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं होती, उनसे अच्छे परफॉर्मर्स बैठे हुए होते हैं। बात अदील वही है, जब आप नाइंसाफी करते हैं ना, नाइंसाफी, तो ये वो चीज है जो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरिट के ऊपर सख्त डिसीजन होने चाहिए, किसी को फेवर नहीं देना चाहिए, कौन किसका बेटा है किसका बेटा नहीं है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं सख्त खिलाफ हूँ इन चीजों के, जो भी हो मेरिट के ऊपर डिसीजन होने चाहिए, किसी एक बच्चे के साथ भी नाइंसाफी नीचे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और आप अगर नन्हे दिल नन्हे क्रिकेटर्स को जो है उन्हीं को वहां से ये दिखा देंगे कि इतना अनजस्ट है सिस्टम, तो शायद वो आगे जाने की अर्ज भी ना रखें, आगे जाने की ख्वाहिश भी ना रखें। बट लाला, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गुड लक। आई होप आप सक्सीड हों कि हम अपने जूनियर लेवल और ग्रास रूट लेवल पे चीजें बेहतर कर सकें, बिकॉज हम हमेशा ये देखते हैं अदील के कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाती है ऊपर से, बट हम खोखले अंदर से, वो कहते हैं ना, वो खोखला ही रहता है सिस्टम पूरा, बिकॉज हम ग्रास रूट लेवल पे कोई काम नहीं करते। हमने हमेशा यही बात सुनी है कि आप अपने इस ग्रास रूट लेवल को फिक्स कर लें, खुद ब खुद आपके पास जो है वो अच्छे खिलाड़ियों की सप्लाई हो जाएगी। इस मामले के ऊपर जो कुछ पिछले 2 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे हुआ है, इसको बहुत डिटेल से समझने वाले और उसको एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खालिद महमूद साहब लेट 90s में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, साबिक सिविल सर्वेंट भी रहे हैं। अपने प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। खालिद साहब, किसी भी नई रीसेंट चीज़ को एनल करके, उसको कैंसिल करके, जो भी एक लफ्ज़ यूज़ करना चाहें, पुरानी चीज़ को वापस लाया गया है। मैं आपसे आपका एक फीलर जानना चाहूँगा, इज़ इट लाइक स्टेप बैकवर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या आप ये समझते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अब बिल्कुल, जिसको सस्पेंड तो मैं नहीं कहूँगा बल्कि ख़त्म कर दिया गया है, दैट वॉजंट अ राइट कॉन्स्टिट्यूशन, वट एवर हैज़ हैपेंड, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया गया है, दिस इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आपका क्या व्यू है इसके हवाले से? बहुत शुक्रिया। मैं दरअसल चूँकि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी रह चुका हूँ, बोर्ड की काउंसिल में बड़ा अर्सा रह चुका हूँ, बड़े मुख्तलिफ हैसियतों में क्रिकेट से मेरी वाबस्तगी रही है, लाहौर की क्रिकेट से वाबस्तगी रही है, तो मेरे लिए कोई आसान काम नहीं है कि मैं जिस अदारे के साथ वाबस्ता रहा हूँ इतनी देर, मेरा हाल है कुछ तकरीबन 30-40 साल, तो मैं उस पर अंधाधुंध किस्म की उसके मुख्तलिफ जो शख्सियात आ रही हैं या लोग आ रहे हैं उनके बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर दूँ। लेकिन 2-4 चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लग रही और मैं उसके बारे में वाज़ेह तौर पे कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे मुल्क में आप देखते हैं सियासी निज़ाम है, आए दिन तब्दीलियाँ और वज़ीर आज़म बदलते हैं और ओहदेदार बदलते हैं, उसी तरह की चीज़ क्रिकेट बोर्ड में ही हो रही है। यानी जितने हम अब तक चेयरमैन ला चुके हैं, मेरा ख्याल है अगर दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला किया जाए तो उनसे आधी भी तादाद उन लोगों की नहीं होगी, क्योंकि उनका एक निज़ाम बड़ा मुस्तहकम है
उसमें एक फिक्स टेन्योर है, उसमें लोग लगते हैं, मुंतखब होते हैं अक्सर मुल्कों में, और वो बुरा या भला जो भी है वो अपना काम करते चले जाते हैं। यहाँ पे बड़ा अजीब सा तमाशा है कि जैसे ही कोई सियासी दौर नया आता है, हुकूमत बदलती है, उसके साथ ही एक किस्म का लाजमी समझा जाता है कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी बदला ही जाएगा। ये कोई किसी तरह से भी अच्छी रवायत नहीं है, कोई इसमें इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पर उसके साथ ही जब दूसरा कदम उठाया जाता है वो ये है कि पहली ज़रब और पहली दर्द हमेशा आइन पे पड़ती है। मेरा हाल है अब तक कोई 5, 7, 8, 10 आइन क्रिकेट बोर्ड के आ चुके होंगे, अगर कोई गिनती करे। मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी तो इतने अनगिनत तब्दीलियां हो चुकी हैं कि उसके के बारे में कहना ही मुश्किल है कि कभी होता है कि किसी अदारे का आइन जो है वो इतनी दफ़ा बदला जाए, सरबराह भी बदला जाए, और ये बदलते जा रहे हैं। और उसके साथ ही फिर एक अगली जो खराबी होती है कि हर कोई जो नया आता है वो एक नए चीज़ का ही शुरू कर देता है। पिछला सारा कुछ जो हुआ था उस पर लकीर फेरी जाती है और नया निज़ाम आ जाता है। देखिए, किसी ज़माने में 70 की दहाई में एक बड़ा अच्छी स्कीम आई थी कि अदारों को की हौसला अफजाई की गई थी कि वो टीमें बनाएं, और उसकी वजह ये थी, और बड़ी अच्छी स्कीम थी, मैं समझता हूँ एक ऐसे शख्स की लाई हुई थी जिसकी सारी उम्र क्रिकेट के साथ गुजरी थी। मेरा मुराद है अब्दुल हफीज कारदार साहब, जो उस जमाने में चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उन्होंने कहा कि सबसे अहम चीज़ ये है कि खिलाड़ियों के रोजगार का बंदोबस्त किया जाए, उनके लिए माली इस्तेहकाम आना चाहिए, तो फिर भी वो क्रिकेट खेल सकेंगे। तो अदारों के ले आए, अदारों की वजह से अच्छे खिलाड़ी आए, खिलाड़ियों को खुशी हुई, ज़्यादा खिलाड़ी जो थे इस खेल की तरफ राग़िब हो गए, और बड़े बड़े अजीम खिलाड़ी आपको मिलते चले गए, निज़ाम चलता गया। वो फिर आके पिछले 4-5 सालों में वो पूरा निज़ाम जो था वो दरहम बरहम हुआ। उसकी बजाय एक नया निज़ाम मुतारफ़ कराया गया, नई नई स्कीमें लाई गई। टेस्ट क्रिकेट जो कि असल में क्रिकेट है, जो क्रिकेट की जान है, क्रिकेट की शान है, वो एक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि किसी खाते में ना रही, उसकी बजाय आ गई नई से नई शक्लें क्रिकेट की। पहले तो गोरे खुद ही ले आए 50 ओवर की, महदूद ओवर की क्रिकेट, उसके बाद 20 क्रिकेट आ गई, अब 10-10 ओवरों की क्रिकेट आ रही है। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए मैं तो इन तब्दीलियों से, सच्ची बात है, मुझे तो बड़ी मायूसी भी होती है, और मुझे बार बार ख्याल आता है कि जिस तरह दूसरे मुल्कों में है, इंग्लैंड में एक बड़ा मुस्तहकम सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान में भी है, चेयरमैन मुंतखब होता है, अपना पूरा टेन्योर वो करता है। ठीक है, उसमें ख़राब भी काम करने वाले हैं, अच्छे काम करने वाले भी हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान में एक और नया, जी फरमाइए। जी खालिद साहब, कता कलामी की माफ़ी, मैं एक और यही इसी से आपसे आगे ये बात पूछना चाहती थी कि जब एक सेटअप आता है, जिस तरह आपने कहा सेटअप आते ही ओवरहॉलिंग करता है, सारी चीज़ें चेंज करता है, हम देखते हैं चेयरमैन आते हैं और चेयरमैन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये तो पक्का करने की कोशिश करते हैं कि चेयरमैन को हिलाया ना जाए, पेट्रन शायद चेयरमैन को जगह से हिला ना सके। कोई भी इस बात की कोशिश नहीं करता कि एक डोमेस्टिक सेटअप अगर है, वो डोमेस्टिक सेटअप यूनिफॉर्म रहना चाहिए, चाहे बोर्ड में शक्लें बदलती रहें, बोर्ड में लोग बदलते रहें, वो पॉलिसी फिक्स रहनी चाहिए कि सेटअप क्या होगा डोमेस्टिक सेटअप। बिकॉज हम पास में भी देखते रहे, पहले डिपार्टमेंट्स आपस में खेलते थे, रीजन आपस में खेलते थे, फिर डिपार्टमेंट रीजन एक दूसरे के साथ खेलने लगे, फिर कभी कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, कौन सा, प्लेयर्स को भी आखिरी वक्त तक ये पता नहीं होता था। आपको लगता है कि इस पे ज्यादा काम होना चाहिए कि सेटअप यूनिफॉर्म रहे, चाहे कोई भी सेटअप बदलता जाए, मगर जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो वंस एंड फॉर ऑल एक दफा फाइनल हो जाए? बड़ी अच्छी बात कर रही हैं, ये आइडियल है, ये बहुत अच्छा ख्वाब है जो क्रिकेट के जाने वाले देख सकते हैं, लेकिन ये कभी ना हुआ है ना आइंदा भी होगा। इसलिए नहीं होगा कि एक जैसे वो होता है ना, हम मिसाल देते हैं कि वो फैसलाबाद के घंटा घर की, तो क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन जो है उसके बे इंतहा इख्तियार आते हैं। मेरा ख्याल है वो कम होने की बजाय मजीद बढ़ते चले जाते हैं, और जो उसकी ज़ाती सोच होती है, जो उसके ज़हन में एक मंसूबा होता है, वो उस पर अमल दरामद करा देता है। आप जो बात कर रही हैं कि एक सिस्टम आ जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट का भी आ जाए और वो चलता रहे, चाहे ऊपर तब्दीली होती रहे, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का सिस्टम हो या कोई दूसरा सिस्टम हो, वो स्टेक होल्डर तो लेके नहीं आते, उनसे तो कोई मशवरा भी नहीं होता, या मशवरा होता भी है
तो बिल्कुल नुमाइशी सा होता है बातचीत। वो उनकी कहने पे या उनकी रजामंदी से चीजें नहीं हो रही। ऊपर आने वाला शख्स जो है वो अपनी मर्जी उन पे थोप देता है, उसके बाद वो फिर चला जाता है। खालिद साहब, हाँ मैं ये जानना चाह रहा था, आपने बोला कि स्टेक होल्डर्स के मशवरे से, जी जी, ये स्टेक होल्डर्स कौन है? आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, आप रीजनल एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, आप इदारों की बात कर रहे हैं, कौन है स्टेक होल्डर्स? ये जी, मेरी नज़र में हर वो जो शख्सियत कह लें या अदारा कह लें, वो स्टेक होल्डर है जो क्रिकेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे अहम स्टेक होल्डर्स मेरी नज़र में क्लबों वाले लोग हैं। देखिए, ये पाकिस्तान में नए से बड़ी खुशकिस्मती है हमारी के बावजूद, हर तरह की अफरा तफरी के बावजूद, इंतशार के, उखेड़ पखेड़ के बावजूद, इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ लाने के, फिर भी हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अच्छे से अच्छे खिलाड़ी सामने आते रहते हैं। अच्छे बॉलर भी बड़े अच्छे सामने आते हैं, अच्छे अच्छे बैट्समैन भी आते हैं। आप देखिए, बाबर आजम जैसा एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये कौन ला रहा है? ये क्रिकेट बोर्ड नहीं ला रहा। मैं फिर बात को दोहराता हूँ, ये क्रिकेट बोर्ड नहीं ला रहा। ये लाने वाले वो क्लब हैं, वो क्लब जो कि मुख्तलिफ शहरों में है, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, पेशावर में, मुख्तलिफ शहरों में जो क्लब हैं। और उन क्लब्स को कौन चला रहा है? उन क्लब को क्रिकेट बोर्ड तो नहीं चला रहा। ये वो शायकीन हैं जिनको क्रिकेट का शौक है, जिन्होंने अपने ज़माने में थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली होती है, वो इधर उधर से भाग दौड़ करते हैं, वो वसाइल इकट्ठे करते हैं, उसके जोर पे क्लब बनाते हैं। और जो खेलने के बिल्कुल, ये लोकल एंथुसियास्ट ही हैं खालिद साहब, जिसकी वजह से हमें ये रॉ टैलेंट मिलता है। ये लोकल एंथुसियास्ट ही हैं जिनकी वजह से हमें ये रॉ टैलेंट मिलता है, और जो फिर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिनका फायदा उठाता है। बट खालिद साहब, आपसे मैं गुफ्तगू जारी रखूंगी। हमारे कोरेस्पॉन्डेंट ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है, और वहां इस वक्त पीसीबी में क्या माहौल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त क्या माहौल है? बिकॉज नजम सेठी साहब को आज वेलकम किया गया, बाहर काफी लोग जमा थे, उन्होंने हार भी पहनाए, और जितनी मंजर कशी है वो क्योंकि कादिर ख्वाजा वहां पे मौजूद थे, उनसे जानते हैं। कादिर, क्या खबर है आपके पास? कैसा माहौल था आज इन दी हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए सवेरा, जब हम सुबह से वहां पर मौजूद थे कदाफी स्टेडियम के बाहर, तो ऐसे लग नहीं रहा था कि उनका वेलकम होगा। फिर उसके बाद लोग आना शुरू हो गए, क्लब के लड़के वहां पर आना शुरू हो गए, लोकल क्लब्स के लड़के और ऑर्गेनाइजर्स वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। कदाफी स्टेडियम के बाहर जैसे ही 12 बजे हैं, तो उस वक्त जो है वो रश लग चुका था, और फूलों के हार थे, गुलदस्ते उनके हाथों में थे। जो साबिक ऑर्गेनाइजर्स भी थे, मेंबर्स भी रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी के अरकान जब पहुंचे हैं चेयरमैन की सदारत में, और उसके बाद नजम सेठी और शकील शेख और नवान भट्ट एक गाड़ी में आए हैं। अंदर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में दाखिल हुए हैं, तो बड़ा एक हैरत अंगेज मंजर था कि जो रोमिया के सबसे क्लोज बंदे माने जाते थे और समझे जाते थे, जिनमें सलमान नसीर और डायरेक्टर PSL उस्मान वाला वहां पर मौजूद थे, वो तकरीबन 1 घंटे से अपने दफातर में मौजूद होने की बजाय नीचे रिसेप्शन पर उनका वेट कर रहे थे। और जैसे ही नजम सेठी की एंट्री होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में, तो सलमान नसीर और उस्मान वाला सबसे पहले उनको जाके गले मिलते हैं। तो वो बाकी अफराद भी थे, नदीम खान भी थे, समीउल हसन बर्नी भी थे, डायरेक्टर मीडिया, लेकिन वो लोग थोड़ा सा रिजर्व होके रहे और पीछे रहे। नदीम खान को हमने देखा कि नदीम खान से मुसाफा नहीं हो सका नजम सेठी का। अभी तक जो है वो मीटिंग जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में। जो हमें ज़राया ने बताया कि तमाम जो अरकान हैं, कुछ जो हैं वो डिजिटल जूम के जरिए उनके साथ मौजूद हैं, और कुछ जो हैं वो फिजिकली वहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी तक जो है वो तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं और ये इजलास जारी है। नजम सेठी साहब ने जो मीडिया टॉक के जरिए बातें की हैं, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगी कि एक तो उन्होंने पेशावर के बारे में कहा, और एक चीज़ उन्होंने ये कही कि मुझे जब हटा रहे थे, जब ये पैटर्न इन चीफ इमरान खान थे, उस वक्त जो है वो मुझे ग्रीन सिग्नल कहीं से मिल चुका था कि आप अपना काम जारी रखें, आपको आपकी कुर्सी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं खुद जो है वो मुस्ताफी हुआ था, और मैं ये समझता था कि मुझे अब जाना चाहिए। और उसके बाद पेशावर का जब मैंने सवाल किया कि रेड फ्लैग के बारे में रमीज राजा ने कहा था कि पेशावर रेड फ्लैग है और मगरबी क्रिकेटर्स के लिए, उन्होंने बावाज़े बुलंद ये मीडिया टॉक में कहा कि नो रेड फ्लैग, असी पेशावर जावांगे। ये पंजाबी में उन्होंने कहा कि हम पेशावर जो है वो जावेंगे। बिल्कुल कादिर, ज़ाहिर है जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के सामने ये प्रपोजल रखा जाएगा, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्पांस दैट वी गेट। कादिर, थैंक यू सो मच
बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी कादर की। सलमान, आई नो सेठी साहब के ज़माने में ही वॉज द लीगल हेड देयर, काफ़ी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मुकदमे भी सलमान लड़ते थे। उस्मान का भी इंपॉर्टेंट रोल था उस ज़माने में। आई थिंक क्रिकेट ऑपरेशंस डोमेस्टिक दिखते थे। खालिद साहब, मुख्तसरन एक आखिरी सवाल, सेठी साहब ने आज ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट अगले साल फिर चेंज होती है और मैं खुद चला जाऊँगा, इस तरह की उन्होंने बात की है, तो जाहिर है बहुत कुछ इस मुल्क में डिपेंड करेगा 2023 में जो भी सियासी हालात होते हैं। तो ये अप्रोच को आप किस तरह देख रहे हैं? यानी ये कोई बहुत ही शॉर्ट टर्म अप्रोच तो नहीं है इन चीज़ों के हवाले से कि गवर्नमेंट चेंज हुई और सेठी साहब भी चले जाएंगे? सर, अगर मुख्तसरन आप सम अप कर सकें सिचुएशन को। जी, आप 2023 का आपने कुछ इशारा दे दिया, हवाला दे दिया। आप देखिए कि अगर 2023 में वही सूरत हाल बनती है 2018 में जैसे कि हुई थी कि इलेक्शन हुए और उसके नतीजे में हुकूमत बदली, उसके नतीजे में इमरान खान को हुकूमत मिली, तो सेठी साहब को पे काफ़ी दबाव आया था और उनको इस वजह से छोड़ना पड़ा। तो 2023 में ये सूरत फिर पैदा हो जाती है और 2023 अब सिर्फ कोई 8-9 दिन दूर है और इलेक्शन की काफ़ी सियासी खींचातानी हो रही है कि इलेक्शन जल्दी हो जाना चाहिए। तो इलेक्शन हो जाता है, फिर सियासी तब्दीली आती है, तो फिर आप खुद ही सोच लीजिए, मेरे कहने वाली तो बात ही कोई नहीं कि क्या आगे होगा। बाकी उस दौरान में सेठी साहब ज़ाहिर है अपनी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। उनको तकरीबन इस वक्त ये तीसरी दफ़ा, ये आपको याद होगा और आपके सामईन को, ये तीसरी दफ़ा चेयरमैन मुकर्रर हुए हैं। पहली दफ़ा 2014 में और फिर उसके बाद आकाश अशरफ साहब ने उसको चैलेंज किया और अदालती जंग होती रही, उनको छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर 2017 में गालबन शहरयार खान साहब की रिटायरमेंट के बाद ये दोबारा फिर चेयरमैन बने, लेकिन उससे पहले जब शहरयार खान साहब थे वो भी इन्हीं के नामिनी थे और इनकी अपनी जो एग्जेक्टिव पोजीशन थी क्रिकेट बोर्ड में वो बड़ी मजबूत थी और अक्सर व बेशतर चीज़ें ये करते थे। तो इस तरह देखा जाए तो इनको तकरीबन 4 साल का साबका तजर्बा हासिल है और अब मैं समझता हूँ कि वो क्रिकेट की जो बारीकियों को भी समझने लगे हैं और ख़ास तौर पे क्रिकेट की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको भी समझने लगे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बेहतर चलाएंगे। ख़ास तौर पे जो तजारती मामलात हैं, जैसे PSL जो थी वो इन्होंने बड़ी अच्छी हैंडल की थी, तो उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, लेकिन कब तक और कहाँ तक ये सवाल मैं आपके सुनने वालों पे छोड़ता हूँ। बट खालिद साहब, जाते जाते फिर एक सवाल भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, बिकॉज ये जो लिस्ट मेरे सामने है जिसमें बहुत सारे नाम हैं, ये जो मेंबर लिस्ट है, एक नाम मुझे ना इसमें बहुत ज़्यादा टेम्प्ट कर रहा है कि मैं सवाल पूछूं। बहुत मतलब हमें रेगुलरली वो सेटअप में दिखते रहे हैं, हारून रशीद साहब। मैं 5 साल पुरानी हारून रशीद साहब की एक वीडियो देखती हूं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे ही मौजूद है, जहां वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट और रीजन वाली क्रिकेट इस डोमेस्टिक सेटअप को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मैं 3 साल पुरानी उनकी एक वीडियो देखती हूँ जिसमें वो जो नया सेटअप है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बट फिर मैं जब ये मेंबर्स की लिस्ट देखती हूँ तो हारून रशीद साहब फिर उस सेटअप में मौजूद है जो कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि 4-5 साल के टेन्योर में अलग अलग आइडियोलॉजीज एक इंसान की कैसे हो सकती हैं। ये देखिए, मुझे ये जो लिस्ट तवील फहरिस्त आई है जो क्रिकेट बोर्ड के जो गवर्निंग बॉडी या काउंसिल, या मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मुझे ये भी नहीं अंदाज़ा कि क्या वो अब स्टेक होल्डर्स हैं कि नहीं है, क्या वो किसी क्लब को, क्या किसी वो जो इलाकाई तंजीम है उसको उसकी नुमाइंदगी करते हैं कि नहीं करते, या उनका साबका ही रिकॉर्ड है जिसकी बुनियाद पे वो इनको नॉमिनेट किया गया। ये मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठते नहीं हैं और वो फैसले नहीं करते। आपने पहले सवाल मुझसे पूछा था कि स्टेक होल्डर्स कौन है, मैंने कहा स्टेक होल्डर्स सबसे पहले वो लोग हैं जो कि क्लब चलाते हैं और वो क्लब चला के फिर अपनी इलाकाई तंजीमें बनाते हैं। तो वो तंजीमें जो हैं उनके जो सदर, सेक्रेटरी वगैरह वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसी तरह अगर महकमाना क्रिकेट है तो उनको संभालने वाले और चलाने वाले वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो अगर ये लोग स्टेक होल्डर्स होंगे तो फिर बात बनेगी। अगर ये 10-11 खिलाड़ी सिर्फ अपने साबका तजर्बे
और साबका वाबस्तगी की बिना पर क्रिकेट चलाने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है क्रिकेट का कुछ ज़्यादा भला नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल जी, एंड लेट्स होप कि पाकिस्तान क्रिकेट का भला किसी ना किसी तरीके से हो, बट हो। थैंक यू खालिद महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गेम सेट मैच पे टाइम देने के लिए। एंड वक्त यहाँ पे एंड सवेरा वक्त कम हो रहा है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। शकील शेख जो कि क्रिकेट इस अथॉरिटी के मेंबर हैं, उन्होंने अभी ट्वीट किया है और कहा है whosoever is sponsoring this सोचना भी मना है कैंपेन is hereby advised to stop, otherwise we will सोचो। वेल चैलेंज इसी बात के साथ वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दी जाए। सवेरा मेरी तो आवाज जा रही है, आप ही बिल्कुल जी। सो आप लोग जो है अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी गेम सेट मैच में। सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।